रेबीज इन्फेक्शन से जान जा रही है। माना जाता है कि वायरस एक बार अगर नसों में आ गया तो मामला बहुत सीरियस हो जाता है। स्वामी जी, आपके पास कभी रेबीज इन्फेक्टेड पेशेंट्स आए हैं जिन्हें कुत्ते ने काटा हो? कितने समय के अंदर अंदर रेबीज का खतरा हो जाता है? और अगर कुत्ता काट ले तो फिर तुरंत आपने कही तो वैक्सीन करानी चाहिए। कौन सी और गलती नहीं करनी चाहिए? वो तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और देखो, मैं तो इसको पिछले 35 सालों से देख रहा हूँ। हरिद्वार में जब हम कनखल में से जहाँ से शुरू किया हमने योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का अभियान, वहीं एक पेशेंट आया था और मैंने देखा कि उसको देर हो गई थी आने में, तो फिर उसकी मौत ही हो गई थी तड़पते तड़पते। और ये कई बार जो है तुरंत उसके लक्षण नहीं आते, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन रेबीज का एक बार अंदर ये जो चला गया ना असर, फिर वो 3 महीने बाद भी उभर करके आ सकता है। किसी को थोड़ा और भी समय लग सकता है, लेकिन एक बार ये पागल कुत्ते ने काट लिया तो कुत्ते और बंदर से ये सबसे ज़्यादा इसका इन्फेक्शन फैलता है। इसलिए हमने ये हल्दी वाला जो प्रयोग बताया आज, इस प्रयोग को तो करना ही करना है, लेकिन इस प्रयोग के साथ साथ ये वैक्सीन वाला जो प्रयोग है और उससे बचाव बहुत ज़रूरी है। और कई बार तो ऐसे ही राह चलते काट लेते, क्या करें? बंदर ऐसे ही आप कहीं पर रास्ते से गुजर रहे हैं अथवा जंगल में कहीं आप घूमने गए, वहाँ काट लिया। तो इसमें तो कोई कोताही ना बरतें, किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। कुछ आयुर्वेद के नाम पर ट्रायल करते रहते हैं, तो बाकी ये सब सामान्य रूप से ठीक है, लेकिन कुछ मामलों के अंदर हमें किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। रेबीज इसमें एक है, इससे जान जाने का, और वो भी तड़पते बिलखते, बहुत दर्दनाक मौत होती है, ये खतरनाक है। इसलिए जिनको भी बंदरों ने, कुत्तों ने काटा है, अभी भी अब उसके शुद्धिकरण के उपाय तो हैं। थोड़ा गोधन अर्क पिए, नीम की गोली खाएं, कायकल्प लें, ये सब करे, शंख प्रक्षालन करें, ये सब लेकिन वैक्सीनेशन के बाद तुरंत शुरू कर दें। लेकिन स्वामी जी, लेकिन कई बार मन में ये सवाल आता है, हम लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है, लेकिन अभी तक रेबीज का इलाज इतना मुश्किल क्यों है? और लक्षण, आप ही ने कहा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होती है उनमें लक्षण देर में दिखाई देते हैं, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो उसमें भी तुरंत लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो इम्यूनिटी से तो कनेक्शन है, लेकिन रेबीज जैसी ऐसी बीमारी, और कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है स्वामी जी कि क्या हर कुत्ते से रेबीज होने का खतरा रहता है? ये कैसे पता चले कोई कुत्ता संक्रमित है या नहीं है? हर कुत्ते से नहीं होता जी। तो जैसे मैंने कहा, जब कुत्ते के मुंह में झाग जैसे होते हैं, कुत्ता गर्दन झुकाए हुए, पूंछ नीचे झुकाए हुए और एक अजीब सी स्थिति में रहता है, वो खुद भी एक पागलपन जैसी स्थिति में दिखता है, लेकिन ये सब कौन पहचान करे? अचानक काट के कुत्ता भाग गया। अब उसको उस समय, वो जब कुत्ता पागल होता है तब उस से रेबीज होता है, और बंदर भी कई बार पागल हो जाता है। अब वो, लेकिन अब उस बंदर तो ऐसे इतना चंचल होता है, उसका पता लगाना मुश्किल है कि कुत्ता तो फिर भी शांत रहता है। तो ये सब चीज़ों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ही कुत्ता काटे और बंदर काटे, रेबीज की इंजेक्शन लगा लो। उसके थोड़े बहुत टॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं वैक्सीन के, तो वो आपके गोधन अर्क पीने से, नीम की गोली खाने से, कायकल्प पोटी खाने से, कायकल्प का क्वाथ पीने से, तो इसके जो सामान्य साइड इफ़ेक्ट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे तो आप बच जाएंगे। लेकिन यदि रेबीज हो गया तो फिर बहुत ही दर्दनाक, खौफनाक मौत होती है। इसलिए इसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना करें और किसी भी तरह से बहादुरी भी ना दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें शाणपद दिखाने की, ज़्यादा ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो तुरंत इंजेक्शन लगाए, घाव को धोए, हल्दी का भी लेप लगाए, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाएं और टेस्ट भी करवा लें कि क्या स्थिति आपके शरीर की। अच्छा स्वामी जी, आज शरीर की 72,72,10,10,210 नस नाड़ियों को भी दुरुस्त करना है।
क्योंकि शरीर में नसों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। शरीर के लिए अगर ये कहा जाए कि कौन से 5 योगासन हैं नस नाड़ियों के लिए, अगर वो योगासन नियमित तौर पर किए जाए तो फिर कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो स्वामी जी आज 5 योगाभ्यास, ये 5 वाला पैकेज जो है ये आपसे हम सीखना चाहते हैं कि इन 5 योगाभ्यास को कर लिया तो नस नाड़ियां हमेशा अच्छी रहेंगी। जी 72,72,10,201 नाड़ियाँ और उनसे जुड़े हुए सभी अष्ट चक्र नवद्वार, उससे जुड़े हुए 37 ट्रिलियन सेल्स, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंदमय कोश, और उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ पूरा 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी और 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक। तो एक तो ये भुजंगासन बहुत जरूरी है, इसलिए 100 बार तक इसको हम करा देते। चलो सब उल्टे लेटो। हमारे भाई बहन उन्होंने बड़े बड़े रोगों को हरा दिया है। रोज हमारे साथ ऐसे स्वास्थ्य साधक आते हैं जिन्होंने बड़े बड़े रोगों को मिटा दिया है। एक तो ये भुजंगासन, ये नस नाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है, नर्व सिस्टम के लिए। एक भुजंगासन, दूसरा ये देखो ये शलभासन, सब कर सकते हैं ये 2, और तीसरा है सीधे लेट करके मरकट आसन। ये और जिनसे बन पाए वो शीर्षासन सर्वांगासन कर लेना। तो भुजंगासन, शलभासन ये उल्टे लेट के, सीधे लेट के मरकटासन, और सर्वांगासन फिर शीर्षासन कराएंगे। इतना भी ना हो पाए तो फिर अनुलोम विलोम कर लेना। नस नाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है अश्वगंधा और शतावर 1-1 ग्राम लेते रहे। हर घर में कुछ जड़ी बूटियां वनस्पतियां मैं देखना चाहता हूँ, उसमें अश्वगंधा और शतावर तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, नस नाड़ियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 1-1 ग्राम लेते रहे। ज़िंदगी में कभी भी कमज़ोरी नहीं आएगी, कभी भी बीपी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, कमज़ोरी नहीं आएगी, माताओं बहनों को किसी भी तरह से पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगी, पुरुषों को धातु रोग भी नहीं होंगे, और हड्डियां भी कमज़ोर नहीं होगी, इम्यूनिटी भी कमज़ोर नहीं होगी। मरकट आसन के 2 अभ्यासों में देखो, पहले में घुटने पंजे पास में, दूसरे में से घुटने पंजों में फासला, ऐसे ऐसे। ये कमर के नीचे वाले हिस्से के फैट को भी कम करने के लिए, और मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों को जागृत करने के लिए 33 के 33 हमारी रीढ़ की हड्डी के जो मणके हैं, 33 उन वर्टिब्राज को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ये तीसरा अभ्यास ऐसे है ये। तो ये 5 आसन, जिसमें भुजंगासन, सर्वासन, ये मरकट आसन बहुत ही ज़रूरी है नस नाड़ियों के लिए। और हाँ, जो कर सके फिर उनके लिए ये सर्वांगासन से और शीर्षासन, क्योंकि नस नाड़ियों का सीधा संबंध रीढ़ की हड्डी और हमारे पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से है, जो कि सीधे सीधे जुड़े हुए रीढ़ की हड्डी से ही दाएं बाएं, ईड़ा पिंगला जिनको बोलते हैं, उसके लिए सर्वांगासन और शीर्षासन, और जो ये ना कर पाए फिर उनको अनुलोम विलोम करा देते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा, पहले दीवार के साथ कर ले, बाद में बिना दीवार के भी हो जाएगा। ये अप्रतिम है ऐसे। स्वामी जी देखिए, नस नाड़ियों को कैसे मजबूत करना है उसके लिए तो आपने 5 आसनों का पैकेज बता दिया, जिसमें शीर्ष आसन है, सर्वांग आसन है, भुजंग आसन है, मरकट आसन है। लेकिन स्वामी जी वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी जो लोग नहीं करते हैं, होता क्या है, सबसे पहले असर उनकी मांसपेशियों और जैसा कि अभी आपने भी बताया नसों पर नजर आता है। स्वामी जी एक जगह मैं देख रही थी,
लोगों के नेचर के हिसाब से एक्सरसाइज को एक्सपर्ट्स अब कस्टमाइज कर रहे हैं, उस तरीके से बताने लगे हैं। जैसे जो लोग मिलनसार हैं वो ग्रुप में हाई एनर्जी वर्कआउट कर सकते हैं, HIIT कर सकते हैं। जो जल्दी काम से घबराने वाले हैं, डरने लगते हैं, वो अकेले होने वाली हल्की जो एक्सरसाइजेज हैं, व्यायाम है, वो कर सकते हैं। जिनका स्वभाव शांत है उनके लिए लंबे वक्त तक हल्की एक्सरसाइज सही है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। इसके अलावा जो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं वो हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से योग और एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी शामिल है। स्वामी जी, कुछ ज़्यादा ही सहूलियत नहीं है, ये मामला तो मोटिवेशन का है और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, और साथ ही मोटिवेशन तो कुछ दिनों तक गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो कंसिस्टेंसी हमें लाइफ में चाहिए वर्कआउट के लिहाज से, बेहतर व्यक्ति बनने के लिहाज से, उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है? देखो ये क्या है मेरी बहन, ये ना पूरा एक धंधा हो गया है। एक्सरसाइज भी ना एक बहुत बड़ा प्रोफेशन हो गया है। तो इसमें लोग ये जो कस्टमाइज एक्सरसाइज है या वर्कआउट है, इसमें ना बहुत लोगों के आर्थिक हित जुड़े होते हैं। इसलिए जो कस्टमाइज एक्सरसाइज है, पर्सनलाइज एक्सरसाइज है, ये सब देखो, सब मनुष्यों की मूल प्रकृति, जो मूल पंच महाभूत हैं, मूल चेतना, मूल आत्मा है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान अन्नमय कोश है। तो सब का पूरा शरीर का ताना बाना तो एक ही जैसा है ना। इसलिए उसमें बस 5-7 तरह का पैकेज बहुत है जो हम रोज़ बताते हैं। बाकी तो देखो, ये पहले अनपढ़ लोगों को बहकाते थे लोग, अब पढ़े लिखे लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड है, लिटरेट इडियट्स का। उनको आप कैसे भी आप बहका लो। तो देखो हम तो एक और ये 2 और एक ये ऐसे, और फिर देखो ये वर्कआउट में दंड बैठक रोज़ बताते ही है, एक ये, और इससे पहले हम बैठक तो कर ही रहे थे, एक दंड एक बैठक। और जो इतना भी न कर पाए ना, तो सूर्य नमस्कार तो सबके लिए सर्वांगीण स्वास्थ्य के। तो यद्यपि कस्टमाइज एक्सरसाइज का मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, विशेष रूप से अपने शरीर को विशेष आकार प्रकार देने के लिए, बॉडी को शेप देने के लिए जो अलग अलग तरह के एक्सरसाइज हैं, वो खाली हार्डवेयर के स्तर पर है, एलिवेशन के स्तर पर, सॉफ्टवेयर के स्तर पर, सिस्टम के स्तर पर एक ही जैसा सबका सिस्टम है। इसलिए सूर्य नमस्कार कर लें, इससे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारे सारे सिम्टम, सिस्टम, स्ट्रक्चर और करेक्टर सब करेक्ट हो जाएंगे। तो ये सूर्य नमस्कार बेस्ट है पूरे शरीर के लिए, इसलिए इसकी बड़ी महिमा है। सर्वांगीण एक्सरसाइज इसको कहा जाता है, सबके लिए। धीरे धीरे हो जाएगा, और ना भी हो तो 5 अभ्यास पहले हम बता ही चुके हैं, वही पर्याप्त है सभी के लिए। अब 5-5 अभ्यासों का पैकेज मेरुदंड के लिए, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, लिवर किडनी के लिए, वो तो हम रोज़ बताते हैं। अब जैसे ओबेसिटी है, खाली ये 5 अभ्यास कर लो ना, निरंतरता से कर लो, 100 बार कर लो, 200 बार कर लो, ऐसे कर लो। और ज़्यादा करना है तो ऐसे कर लो, और ज़्यादा करना है तो थोड़ा ऐसे कर लो। तो ये अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लें, थोड़ा ऐसे एक। तो 5-5 का जो हम पैकेज बताते हैं ना, वो पर्याप्त है। ऐसे ये दूसरा हो गया, और फिर इसमें ये हो गया ऐसे अर्धहलासन, दोनों से ना हो तो एक एक से ऐसे है। फिर ये पादवृत्तासन, ये दोनों से ना हो तो ये भी एक एक से। अपने अपने अभ्यास ऐसे करते रहे, यूँ और यूँ, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत ही गजब की एक्सरसाइज है ये।
ऐसे यूं तो 5-5 का जो पैकेज हम बताते नहीं, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस, योगा फॉर बीपी, शुगर और इंटीग्रेटेड योग, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, तो सब कर सकते हैं। सेतु बंधासन, मंडूकासन, ये मंडूकासन, योग मुद्रासन और गोमुखासन। लो पूरा पैकेज बता दिए, 5 आसन, 5 प्राणायाम, इतना भी कोई ठीक से कर ले, 5 व्यायाम जी, जिसमें योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास, दंड बैठक के 2 अभ्यास, भुजंगासन, और आज 5 का पूरा पैकेज बता ही दिया। ऐसे हम इसको दोहराते भी रहते हैं जिससे कि रोज उसकी प्रैक्टिस होती रहे। अच्छा स्वामी जी, ये कई लोग बताते हैं कि जो नस नाड़ियां जो है ये खास तौर पर इस मौसम में उसकी 1.5 गुना आयु बढ़ा दी है हमने। जी जी मेरी बहन, मैं कह रही हूँ स्वामी जी, ये जो मौसम है ना, आप नस नाड़ियों को दुरुस्त करने के उपाय तो बता रहे हैं, योगाभ्यास भी बता रहे हैं, लेकिन जब जमकर बारिश हो रही हो, बरसात हो, तो फिर ये मसल्स में क्रैम्प्स क्यों बढ़ने लगते हैं, नसों में दर्द क्यों होने लगता है? कई लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं। अब स्वामी जी, लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? खान पान में कर रहे हैं, योगाभ्यास में कर रहे हैं, कहाँ पर गलती कर रहे हैं, ये थोड़ा समझाएं। ज्योत्सना कह रही है पानी में ही गलती कर रहे हैं। पानी बहुत कम पीते हैं लोग इस मौसम में। एक तो पानी कम भी पीते हैं, और बरसात में मिट्टी में, पानी में, खाने पीने की चीज़ों में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, अलग अलग प्रकार के जो अनहेल्दी इन्वायरमेंट है ना, वो बढ़ जाता है। तो इसमें 8-10 बड़ी बीमारियां बढ़ती हैं, उल्टी, दस्त, पेचिस बार बार लगता है लोगों को। बरसात में जो है नस नाड़ियों पर असर होता है, किसी को पसीना बहुत कम आता है, किसी को फिर पसीना ज़्यादा आता है, कभी पसीना, कभी उमस, कभी ठंड, कभी गर्म, और उससे सर्द गर्म हो जाता है। तो थोड़ा सा ब्रोंकोम, स्वासारी, कंठामृत का सेवन कर लिया करें जिनको सर्द गर्म हो जाता है। थोड़ा नस नाड़ियों की प्रॉब्लम है, मैंने अश्वगंधा, अश्वशिला, प्रताया और न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट तो बेस्ट है, और सबसे अच्छा है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। इसमें भी जो सहजना है, जो सहज रूप से मोरिंगा सब जगह उपलब्ध है, इसका प्रयोग कर लेगा ना कोई, सहजने के पत्तों को कूट करके अच्छे से धो करके कूट करके पी लेना, विटामिन B12, B कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा। नस नाड़ियों का दर्द और ये जो क्रैम्प्स आने की दिक्कत है, उसमें कपालभाति या अनुलोम विलोम भी बड़ी भूमिका निभाता है। और याद रखना, उनको जिनको भी क्रैम्प्स आते हैं उनको मीठा नहीं खाना, चीनी कतई नहीं खाना, इतना ध्यान रखना है। और ज़्यादा जब ये क्रैम्प्स आते हैं तो खाने के बाद चंद्र प्रभावटी 1-1 और विषय तिंदुकवटी 1-1 ले ले, तो कितने क्रैम्प्स आते हो पूरे बंद हो जाते हैं। क्रैम्प्स आते हों, हाथ पैरों में ऐंठन के साथ साथ नस नाड़ियों में ब्लड के सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो, और बहुत ज़्यादा जो दर्द होते हैं पूरे शरीर के अंदर, इसको कहते हैं नाड़ीगत वात, वो भी दूर हो जाता है मोरिंगा के प्रयोग से और चंद्र प्रभावटी के प्रयोग से। अच्छा स्वामी जी, बरसात में नस हो, जोड़ हो, मांसपेशियां हो, कभी कभी दर्द के अलावा, क्रैम्प्स के अलावा ऐंठन के पीछे कुछ और भी वजह कही जाती है, जैसे कि पुरानी चोट अगर मान लीजिए किसी के पाँव में लगी हुई है, तो अचानक से उमस के इस मौसम में वो चोट भी उभर आती है, तो अब उसमें दर्द और जलन, ऐंठन तो छोड़िए, पूरा पाँव कई बार सूज जाता है। लो टेम्परेचर की वजह से अपने आसपास भी देख लूं, बहुत सारे लोग लो बीपी की परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या धूप की कमी की वजह से भी ऐसा होता है? मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है, बीपी लो होने लगता है, पुरानी चोट उभर आती है? में भी वही बड़ा कारण है जी। हाँ, घाव न भरने में और ये इन्फ्लेमेशन बढ़ने में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इसका लोड बढ़ जाता है। ये हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, मिलियन, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस की संख्या में पहुंच जाते हैं। तो एक तो ये कारण जो लो फील करते हैं, लो बीपी हो जाता है, उसके लिए अश्वशिला, अश्वगंधा रिस्ट बेस्ट है। और उनको प्राणायाम थोड़ा अच्छे से करवा दे। कुछ लोग लो बीपी होते प्राणायाम छोड़ देते हैं,
प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम उनको धीरे धीरे करना चाहिए, उससे एकदम बीपी लेवल में आ जाएगा। लो वालों का नॉर्मल आ जाएगा अश्वगंधारिष्ट से और अश्वशिला से, और बहुत ही कमज़ोर हो तो स्वर्ण शिलाजीत ले लो। और जिनका बीपी हाई है तो फिर वो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी के साथ साथ मुक्तावटी, लौकी का जूस, ओहो एकदम से नॉर्मल आ जाता है। तो ये जो अभ्यास बता रहे हैं ये बड़े कारगर हैं लो बीपी में भी। और रही बात जो लो फील करते रहते हैं उसके लिए मैंने कहा इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट पाउडर ले लें। इसके लिए हमने प्रयोग किया रिद्धि वृद्धि जीवक कृष्णक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली अश्वगंधा शतार विदारी कंद वाराही कंद इन सब का, और उसमें कोच बीज बला बीज गिलोय का, ये इसी को हमने नाम दे दिया इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी। फिर इसमें गोल्ड का प्रयोग कर दिया तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड। किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए इम्यूनोग्रिट और ये करक्यूमिन गोल्ड ये तो अप्रतिम है। फिर जिनकी कफ प्रकृति है उनको च्यवनप्राश, बच्चों को बालप्राश, जिनकी वात प्रकृति है उनको एलोवेरा और गिलोय का जूस, ये सहज रूप से सबको हमने दे दिया है। और जिनकी पित्त प्रकृति है उनको वीट ग्रास या एलोवेरा, ओहो जबरदस्त है, वीट ग्रास एलोवेरा या लौकी। तो अपनी प्रकृति के अनुरूप अपनी आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या इसका ध्यान रखना पड़ेगा, जीवनचर्या का। तो इतना कर लेंगे तो फिर ये सारे उपद्रव, जो बरसात जो इतना सुहाना मौसम है इस समय, जो आपकी ज़िंदगी में खलल डाल रहे हैं, रंग में भंग डाल रहे हैं। चारों तरफ प्रकृति कितनी सुंदर लग रही है, पेड़ नहाए धोए से, और चारों तरफ इतना सुंदर परिवेश होता है। और ऐसे में भी जो लोग दुखी रहते हैं अब उनका सारा दुख दर्द हम इससे दूर कर दे रहे हैं, जो उपाय बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। अपने दुख दर्द दूर करने हैं तो अपनी प्रकृति को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा कि बायोलॉजिकल एनर्जीज कौन सी इस वक्त ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन स्वामी जी जो मानसून का मौसम चल रहा है इसमें बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी हाई रहती है, और जो सूरज अंकल हैं उन्हें बादल आने नहीं देते, और ऐसे में जो मांसपेशियां हैं और नसें हैं वो सिकुड़ सकती हैं, जिससे नसों पर दबाव पड़ता है, और यही दबाव सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या साइटिका जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है। तो रीढ़ की इन परेशानियों को कैसे दूर किया जाए? स्पॉन्डिलाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, इन सब का समाधान क्या है? ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर, फाइब्रोमाइल्जिया और तमाम तरह के वात रोग भी और ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए अभी मैं उष्ट्रासन कर रहा था, जो उष्ट्रासन में न कर पाए कम से कम ऐसे इतना कर लें, ये तो सब कर लें, कितना अच्छा है। इतना भी न कर पाए तो ऐसे कुर्सी पर पैर लटकाए बैठे हैं ना, तो सांस भर के ऐसे उठ जाए, इतना तो सभी कर सकते ना। ये बिल्कुल ईजी है, कुर्सी पर बैठ करके और ऐसे ऐसे ही करना है, इतना तो सभी कर। उल्टे लेट करके मकरासन, ये तो सभी कर लें। छोटे छोटे उपाय, मकरासन, भुजंगासन हमने नस नाड़ियों के लिए भी बताया था, ऐसे भी, और ये ऐसे भी, और शलभासन ऐसे आराम आराम से तसल्ली से। थोड़ा एक अभ्यास को 10, 20, 30 सेकंड से लेके आधा 1 मिनट तक करना चाहिए, तब उसका पूरा परिणाम मिलता है। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं ना, योग में धीरज से तो करना ही पड़ेगा, और जब धीरज से करेंगे ना तो पूरा परिणाम मिलेगा। ऐसे धनुरासन में जो पूरा यूँ खींच ना सके वो कम से कम ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लेंगे, इसमें भी पूरा फायदा हो जाएगा। ऐसे तो ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे और जो है फिर मंडूकासन तो रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित ही कर दिया है। अब तो हमारे सब भाई बहन कम से कम मंडूकासन, पवन मुक्तासन
भुजंगासन, मरकटासन, इसको तो रोज की दिनचर्या में करने ही लग गए। वार्म अप के लिए थोड़ा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार और बैठ करके ये दो अभ्यास, ये तो बड़े अप्रतिम है। ऐसे इतना ये किसी ने कर लिया ना तो फिर वो बहुत सारी परेशानियों से तो स्वामी बच जी जाए। अब जो योगाभ्यास कर सकते बस। हैं उनके लिए योगाभ्यास थोड़ा- है, थोड़ा और जो workout योगाभ्यास शुरू नहीं तो कर करें। सकते उनके लिए 100 मर्जों का एक इलाज प्राणायाम है। तो स्वामी जी प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम कितनी देर करें जिससे नस नाड़ियां मजबूत रहें? भस्त्री का 5 मिनट, इतना तो सभी कर सकते हैं। कपालभाति 5 से 10 मिनट, अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट, जिनकी कफ प्रकृति है वो सूर्य भेदी बाएं से बार बार लेना, दाएं से बार बार लेना, बाएं से छोड़ना। ये सूर्य भेदी, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। ये सूर्य भेदी कफ प्रकृति वालों के लिए, वात प्रकृति वालों के लिए, जिनको नस नाड़ियों की दिक्कत होती है, और जिनकी पित्त प्रकृति है, बीपी बढ़ा हुआ है, मन बेचैन अशांत रहता है, उनके लिए चंद्र भेदी। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। छोटे छोटे उपाय, अनुलोम विलोम और थोड़ा बीच में होल्ड कर दिया तो नाड़ी शुद्धि, ये 5 से 10 मिनट। फिर भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, ध्यान, ये सब कर लिया तो ये देह देवालय शिवालय हो जाता है। शुद्धो हम आत्मा। और वापस जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, कई बार छोटी छोटी बातों को हम अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और जीवन पर संकट बन पड़ता है। इसलिए चाहे वो रेबीज की बात हो। दूसरी बात एक और कहता हूँ, कई बार कोलेस्ट्रॉल को ही अनदेखा करते हैं, पता लगा अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो, किसी को किसी भी प्रकार का, खास करके कोरोना और अलग अलग प्रकार की वैक्सीन जिन्होंने ली हुई है, उनके भी ब्रेन क्लॉट्स और हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होने की संभावना है। इसलिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, रोज प्राणायाम या लहसुन का प्रयोग, ऐसे छोटे छोटे उपाय जरूर कर लिया करें। जिन्होंने भी वैक्सीनेशन कराया, गोधन अर्क और थोड़ा सा जो है उसके अंदर हनी मिला करके अथवा अर्जुन की छाल, दालचीनी का प्रयोग अवश्य करें। और जिनको बार बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रहती है तो थोड़े दिन लिपिडोमी ले लें, तो उससे भी मुक्ति हो जाएगी। और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए रोज प्राणायाम और इम्यूनोग्रिट, इसका सेवन अवश्य कर लिया करें। और जितना हो सके बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, नेचुरल चीज़ों की ओर लौटे। घी, दूध, दही, छाछ, नेचुरल ऑयल और मिलेट्स, इसका इस्तेमाल किया करें। अब स्वामी जी, सुबह-सुबह नस अंकुरित नाड़ियों फल की ताकत और के लिए तो हमने 2 आपसे बार से ज़्यादा योगाभ्यास, भोजन ना करें। प्राणायाम और खान पान में क्या बदलना है, क्या क्या लेना है, उसकी तो सलाह ले ली। लेकिन अब बारी आती है उन प्रश्नों की जो रोजाना दर्शक हमें भेजते हैं और आपसे उनका हल जानना चाहते हैं। तो पहला सवाल ले लेते हैं। पन्ना से सूर्य प्रकाश द्विवेदी ये पूछ रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। उनकी पत्नी की उम्र 48 साल है, हाई बीपी की परेशानी है और बीपी भी इतना हाई हो जाता है कि फिर चक्कर आने लगता है। तो इन्हें क्या उपाय करना चाहिए? तो सूर्य नमस्कार जी, देखो सूर्य प्रकाश जी के लिए एक तो सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत अच्छी बात, उससे तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। ये देखो, ये रिंग फिंगर के टॉप पर दबाए, ये बीपी के लिए बता रहा हूँ। दोनों हाथों, पैर में भी बिछो पहनते उस अंगुली के ऊपर ऐसे दबाए। मुक्तावटी या बीपी की लौकी के जूस से ले लो, पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के साथ शीतली शीतकारी, ये और थोड़ा खुले में बैठा करें, जैसे अब थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है,
कितना आनंद आ रहा है। तो मन को शांत रखे, थोड़ा उत्तेजनाओं से बचे, उत्तेजक आहार से बचे, नमक कम खाएं। बीपी तो पहले दिन से नियंत्रित आ जाता है। टेल्मा आदि बीपी की दवा और शुगर वालों की मधुनाशिनी मधुग्रेड से सब मेटफॉर्मिन और इंसुलिन तक धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है और शुगर रिवर्स हो जाती है। स्वामी अगला जी, प्रश्न आप ले लीजिए। अब अगला सवाल सहारनपुर से नरेश कुमार का है। पिछले 1 साल से पित्त की परेशानी इन्हें है। एसिड बढ़ने से चेस्ट पेन और कानों में दर्द होता है, तो क्या समाधान करें? एसिडिटी के लिए सबसे बेस्ट तो है लौकी का जूस, वीटग्रास और एलोवेरा। और अभी पत्ती करचूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शक्ति मिला करके ले ले, एकदम एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है। शीशम पीपल बेल के पत्तों का रस पीने से भी एसिडिटी नॉर्मल होती है। सुबह सुबह अनार खाने से या एप्पल खाने से भी, किसी को खट्टा एप्पल हो तो उसको बस थोड़ा सा स्टीम करके ले लें। अंकुरित एप्पल, अनार, और खाने पीने में मिर्च मसाला थोड़ा कम कर दें, अच्छा रहेगा। मिर्च मसाला जो है ये एसिडिटी को बढ़ाता है। और कपालभाति मंडूकासन के साथ ये पॉइंट भी दबा लेते हैं। देखो ये उपाय करें और पूरी शिद्दत के साथ करें। मानकर चलिए लाभ जरूर मिलेगा, कभी धीरे तो कभी तेज, लेकिन लाभ मिलना तय है। स्वामी जी, अब बारी आती है योग पंचायत की। हैदराबाद तेलंगाना से पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जम्मू से आया है। पुणे महाराष्ट्र से हर बार की तरह वीडियो जरूर आया है। जबलपुर मध्य प्रदेश में भी योग पंचायत लगी, तो औरैया उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने खूब भरपूर मेहनत की। बेस्ट वीडियो का समय आ गया है स्वामी जी। बंसीलाल टांक है मंदसौर मध्य प्रदेश से। अरे जबरदस्त योग का वीडियो भेजा है इन्होंने। देख के ऐसा लग रहा है चेलों से आगे गुरुजी हैं। हाँ, उम्र भी इनकी ठीक ठाक है। बाल सफेद है लेकिन हड्डियां जवान है। जवान। अभिनंदन है, ऐसे ही होना चाहिए। हर उम्र के लोगों को ऐसे ही योग में पूरा उतरना चाहिए। पैर पीछे से ऐसे उठाएंगे और आगे झुक जाएंगे, ये, और फिर यूं हो गए और ऐसे आ गए। इसको कहते हैं वृश्चिक दंड। ऐसे ये, ऐसे, इस प्रकार से कम 5-5 बार दोनों तरफ से लंबे लंबे श्वासों के साथ, बस ऐसे एक रिदम के साथ करें तो लगभग 10-12 सेकंड में ऐसे 5-5 बार दोनों तरफ से हो जाएगा। यह है वृश्चिक दंड का अभ्यास। ये कल की योग पंचायत का चैलेंज है। इससे हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरा शरीर भुजाएं। इम्यूनिटी जबरदस्त होगी, लॉन्गेविटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, ये स्ट्रेंथ के लिए पावर योगा है। और यही कल का इस बार की योग सारी पंचायत का पंचायतें- चैलेंज है। आपको मेडल भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेंगे। इस बार की सारी पंचायत स्वामी जी आप पावर योग की दे रहे हैं, तो कल का ये जो है दंड जरूर लगाएं, बिल्कुल वृश्चिक दंड, और फिर इंडिया टीवी पर भेज दें। स्वामी जी से आशीर्वाद और प्रशस्ति पत्र का भी मौका है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम बहुत स्वामी बहुत जी। प्रणाम, धन्यवाद।